Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Data Handling and Probability. In the previous classes, we have already learned about the terms related to statistics and bar graphs. In this chapter, we will learn to make histograms and pie charts and also read about the topic probability. But before going further, let's recall what we have learnt. Data, a collection of numerical facts about object or event is called data. Observation, each entry in the data collected as numerical fact is called an observation. Raw data, the initial collection of observation is called raw data. देखिए डेटा आपको पता है कलेक्शन होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स का. ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपका, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं दैट इज ऑब्जर्वेशन. एंड व्हाट इज रॉ डेटा, जो इनिशियल कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का दैट इज रॉ डेटा. तो चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं. आपको वेट गिवन है 10 स्टूडेंट्स का. ये आपके पास क्या है, रॉ डेटा है, राइट. Now range, the difference between the greatest and the least values of observation is a set of data is called the range of the data. अब आपके पास इसमें जितनी भी values हैं observation जो हैं आपके पास, highest minus lowest आपका होता है range. Frequency, the number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency. As in the above example, we find that 28 occurs 3 times, 32 occurs 4 times, 40 occurs 2 times, and 45 occurs in 1 time. So we can say that the frequency of weight 28 is 3, the frequency of weight 32 is 4, the frequency of weight 40 is 2, and the frequency of weight 45 is 1. To show the frequency of each observation, we may represent the above data in tabular form called frequency distribution table. Frequency का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर जो नंबर है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. जैसे कि देखिए आप इसको हम चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं. जैसे 28 है आपका, 28 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 32 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट. चलिए एग्जांपल देखते हैं. द सेल ऑफ शर्ट्स ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बाय. देखिए एक पर्टिकुलर शॉप में शर्ट्स की सेल हुई है अलग अलग साइजेस की. तो देखिए आपके पास ये डेटा गिवन है. दिस इज रॉ डेटा. नाउ represent the above data in the form of a frequency distribution table and answer the following question. सबसे पहले आपको frequency distribution table में उसको अरेंज करना है और उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. तो देखिए frequency distribution table में आपको पता है किस तरह से बार्स होते हैं आपके 1 2 3 4 and 5, राइट. 5 आप 1 2 3 4 5 ये इनकरेक्ट है. दिस इज द करेक्ट वे, राइट. तो देखिए जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो आपका इस तरह से आएगा. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच साइज ऑफ शॉर्ट सोल्ड मैक्सिमम, कौन से साइज की शॉर्ट सबसे ज़्यादा बिकी हैं. तो देखिए किसका ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 36 नंबर. विच साइज ऑफ शॉर्ट सोल्ड मिनिमम, सबसे कम कौन सी शॉर्ट्स बिकी हैं. तो आपकी कौन सी है वो 34 साइज, बिकॉज एक ही शर्ट बिकी है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा. इस डेटा का रेंज क्या है. देखिए हाईएस्ट नंबर आपके पास है 48 एंड लोएस्ट आपके पास है 34. तो 48 माइनस 34 जो कि आपका आएगा 14, ये आपका रेंज होगा. ग्रुप डेटा, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लार्ज इट बिकम्स cumbersome to write each observation. To convert large amount of data into a compact form, it is organized into groups. For grouping, we have to make the class intervals considering the observation. Class interval, each group of classified data is called a class interval. फॉर एग्जाम्पल देखिए कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट. तो इनको एक मतलब ऑब्जर्वेशन को लिखना काफ़ी कम्बरसम हो जाता है. तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, जिसे कि बोलते हैं हम क्लास इंटरवल. ओके, तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे. देखिए आपके पास ये है मार्क्स आउट ऑफ 100 अवॉर्डेड टू 36 स्टूडेंट्स. 100 में से मार्क्स गिवन है 36 स्टूडेंट्स के. ओके, तो जैसे आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो वी कैन क्लासीफाई दीज मार्क्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ सूटेबल साइज एज शोन इन द टेबल गिवन बिलो. अब आपके पास ये मार्क्स हैं. अब हम एक क्लास जो है बना सकते हैं, इनकी क्लास इंटरवल बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं. जैसे आपके पास देखें इस तरह से आपने करना है कि 0 से 10, ओके, देन 10 से 20, 20 से 30, मैक्सिमम आपके 100 है, राइट. उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखेंगे. तो यहाँ पे देखिए आपके जो ग्रुप्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स. ये क्लास इंटरवल है. नाउ व्हाट इज क्लास लिमिट. ईच क्लास इंटरवल is bounded by 2 figures which are called the class limits. The class limits of first class interval are the numbers between 0 and 10. The larger number of class limit is called upper limit while the smaller number of class limit is called lower
limit. Hence, in a class interval 0 to 10, 10 is the upper limit and 0 is lower limit. जैसे आपके पास देखिए क्लास लिमिट है 0 to 10, ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी क्या है, ये अपर लिमिट है, राइट. नेक्स्ट है क्लास साइज और क्लास विड्थ. द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट and lower limit of the class is called class size or class width. Hence, class width of class interval 0 to 10 is 10. Class size या class width का मतलब क्या है कि आपको माइनस करना है डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का. जैसे हम इस दोनों लिमिट्स की बात कर रहे थे तो 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 10. यानी कि जो 10 है वो है क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ. नाउ class mark or mid mark. The mid value of a class interval is called class mark or mid mark. जो मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की उसे हम कहते हैं क्लास मार्क या फिर मिड मार्क. तो क्लास मार्क आपका क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जैसे कि आपके पास है 0 to हम 10 की बात कर रहे हैं तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 5. ओके. नेक्स्ट इज continuous classes. When a grouped data is so organized that upper limit of previous class interval becomes lower limit of next class interval, then this type of grouping is called continuous classes. इसका मतलब क्या है कि देखिए जब एक ग्रुप डाटा बहुत इतना ऑर्गेनाइज है कि जो अपर लिमिट है प्रीवियस क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट बन जाएगी नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, तो इसे बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस क्लासेस. जैसे कि आपका एग्जांपल देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. Discontinuous classes, class intervals like 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ये सारे आपकी क्या है, discontinuous classes हैं. In these types of classes we come across difficulties in determining the frequency, but इनमें थोड़ी सी हमें जब हम frequency निकाल रहे हैं तो थोड़ी सी difficulty आती है. For example, if there is an observation say 9.5, we do not know whether it will be put in class 0 to 9 or 10 to 19. To avoid this difficulty, we group these observations in continuous classes like 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5. देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपकी discontinuous classes हैं आपकी, right? जैसे 0 to 9 है, उसके बाद हमने लिया 10 to 19. अब जैसे 9.5 आएगा तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम इसे कहाँ रखें, 0 to 9 के बीच में या फिर 10 to 19 के बीच में. तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को ग्रुप किया जाता है इस continuous classes में. Keep in mind in class interval 0 to 10, all the observation lying between 0 and less than 10 will be included. अगर जैसे आपके पास क्लास इंटरवल है 0 to 10 तो इसमें क्या होंगे, 0 से बड़े एंड 10 से कम यानी इनके बीच के नंबर्स होंगे. इसी तरह से अगर 10 to 20 की बात करें तो 10 से सारे ही नंबर्स बड़े होंगे एंड 20 से छोटे. Frequency distribution of grouped data. Presentation of data in groups along with the frequency of each group is known as the frequency distribution of the grouped data. Frequency distribution group data का क्या है, देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. The marks obtained by 40 students of class 8 in an examination are given below. Prepare a frequency distribution table for the group data with class width 5. देखिए आपके को frequency distribution बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें आपको क्लास विड्थ दी गई है 5 की, यानी कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से लेना है अप टू 25. ओके. अब देखिए आपके पास कैसे, सबसे पहले आपने डेटा को ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अब आपके पास 0 मार्क्स है वो कहाँ पे आएंगे, 0 to 5 के बीच में, 1 0 to 5 के बीच में. अब अगर आपका नंबर 5 है यानी मार्क्स आए हैं 5 तो वो कहाँ आएगा, वो 0 to 5 के बीच में नहीं होगा, वो 5 to 10 के बीच में होगा. इसी तरह से अगर 10 मार्क्स आए हैं तो वो 5 to 10 के बीच में नहीं बल्कि 10 to 15 के बीच में आएगा. और इस तरह से आप ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. आपको डिफाइन करना है डेटा, रेंज, फ्रीक्वेंसी, आप इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, राइट, और आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. डैश हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कि आपको टेबल देखने से पता चलेगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 इज 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी आप टेबल देख के बताएंगे. थर्ड इज प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा. इस डेटा के लिए आपने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी है. bar graph. A bar graph is a pictorial representation of the numerical data using bars of uniform width and varying heights. Construction of bar graphs. The basic steps involved in the construction of bar graph are as follows. सबसे पहले step 1, on a bar graph paper draw a horizontal line OX and a vertical line OY. These lines are called x-axis and the y-axis respectively. Mark equal intervals along both the axes. Choose a suitable scale for y-axis to determine the heights of the bars for the given numerical values.
Write the names of the data items below the intervals on x-axis and the values of scale determined on y-axis. Calculate the heights of the bars according to the chosen scale and draw the bars. देखिए बार ग्राफ आप पहले भी पढ़ के आए कैसे आपके पास एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक आपके पास वर्टिकल लाइन होती है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. इसके बीच में हम जो डिस्टेंस लेते हैं इक्वल होता है, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में हो चाहे आपका वर्टिकल लाइन में. जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 250 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल. 250 स्टूडेंट्स एक स्कूल में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ये आपको टेबल दी गई, जैसे कार 25, बस 50, इस तरह से. तो बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए आपके एक्स एक्सिस में होंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि कार, बस, बाइसिकल, रिक्शा और बाय फुट. एंड आपकी जो वर्टिकल लाइन में है इसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. देखिए इनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 0, 10, 20, 30 यानी 10-10 का ग्रुप है, 10-10 का डिफरेंस है, राइट. इसके अलावा आप चाहें तो इसमें 20 का भी डिफरेंस ले सकते हैं. दैट्स अप टू यू. Reading a bar graph. Follow the given steps for reading a bar graph. Step 1. Understand the title of bar graph to interpret the information given by it. Read the captions or labels along both the axes to know the information in which data is represented. Read the height or length of different bars to know the actual values. देखिए आपको बार ग्राफ कैसे रीड करना है. सबसे पहले तो टाइटल जो है बार ग्राफ को उसको हमें समझना होगा, उसी के थ्रू हमें पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. नेक्स्ट आपके जो कैप्शंस या लेबल्स हैं जो आपके दोनों एक्सेस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो होते हैं उससे आप इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं. इसके बाद आपको हाइट या लेंथ जो है डिफरेंट बार्स की उसे रीड करनी है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, ड्रॉ किया हुआ है और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए. सबसे पहले देखिए आपके एक्स एक्सिस में है कंट्रीज एंड आपके वाई एक्सिस में है पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन 1000 crores. तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द टाइटल गिवन टू द बार ग्राफ. क्या टाइटल दिया गया है, तो टाइटल आपका एक्चुअली क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज द मिनिमम. कौन सी कंट्री में सबसे कम खर्चा किया गया है, तो वह है आपका ब्राज़ील. नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज 7000 crores. 7000 crores किस में कौन सी कंट्री ने खर्च किया है, तो देखिए आपका ये देखिए 8 और 6 के बीच में आ रहा है, कौन सी कंट्री है, इंडिया. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ब्राज़ील एंड न्यूजीलैंड. ब्राज़ील और जो न्यूजीलैंड का एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो निकालना है. तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपको दिया गया है ब्राज़ील का, आप रीड कीजिए 4000 crores एंड एक्सपेंडिचर आपका न्यूजीलैंड का कितना है 12,000 crore. ओके, अब आप इसे कट करेंगे 1/3 यानी कि 1:3, ये रेशियो आ जाएगा. नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम. व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड वी यूज बार ग्राफ. ऑन द अदर हैंड व्हेन द डेटा इज ग्रुप्ड वी यूज हिस्टोग्राम्स. देखिए जब आपका डेटा अनग्रुप्ड होता है तो हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं और जब वो ग्रुप्ड होता है तो हम हिस्टोग्राम्स का यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम्स. टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम वी फॉलो द गिवन स्टेप्स. मार्क क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस विदाउट लीविंग अ गैप बिटवीन देम. Mark frequencies on y-axis by choosing a suitable scale. Draw the bar on each class interval according to the frequency. देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप x एक्सिस में क्या लेंगे, क्लास इंटरवल्स लेंगे और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं होना चाहिए, राइट. इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को आप मार्क करेंगे y एक्सिस पे. Write the title of the histogram and the names of the items represented by the horizontal and vertical एक्सिस. अब आपको क्या करना है कि आपको जो हिस्टोग्राम का जो टाइटल है उसे लिखना है एंड जो आइटम्स रिप्रेजेंट किए गए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में उसे आपको नेम करना है. जैसे कि आपके पास देखिए आपको एग्जांपल दिया गया है, अर्निंग पर डे दिया गया है इन नंबर ऑफ वर्कर्स. जैसे कि 100 to 120 रुपीज़ 3 वर्कर्स कमाते हैं, राइट. 120 से 144. तो देखिए किस तरह से हिस्टोग्राम आपका बनाया गया है. सबसे पहले देखिए 0 to 100, 0 से 100 ले लिया गया है. तो देखिए क्योंकि इन 0 से 100 का डिफरेंस आता है, इसके बाद 20 का है, तो हम इसे जो है ना स्ट्रेट लाइन में ना करके इस तरह से जिगजैग आपकी लाइन दी गई है. ओके, एंड आपके वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ वर्कर्स. अब देखिए 100
2 1। अब देखिए बार ग्राफ्स में आपका क्या था, इनके बीच में डिस्टेंस था, लेकिन इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, कंसेक्यूटिवली बने गए हैं, राइट। तो देखिए इसमें आपको जैसे 100 और 120 कितने वर्कर्स का है, 3। फिर आपका 120 और 140 कितने वर्कर्स का है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं। Remember that if the scale along the x-axis or y-axis does not start at the origin, show it by a zigzag line. देखिए इसने क्या बोला कि स्केल आपका जो y-axis और x-axis है वो आपका ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता है, तो एक zigzag लाइन से इसे स्टार्ट करना है, राइट। रीडिंग अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम्स कैन बी रीड इन द सेम वे एज वी रीड बार ग्राफ्स। जैसे हम बार ग्राफ्स को रीड करते हैं ऐसे ही हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम्स को भी रीड करना है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले एन आइसक्रीम पार्लर कलेक्टेड द डेटा ऑफ 1000 कस्टमर्स रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ कस्टमर्स। देखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स जो डिफरेंट फ्लेवर्स आपके आइसक्रीम के उसे पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेटा गिवन है, ये आइसक्रीम पार्लर ने कलेक्ट किया है। रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। अब आपको इसको बार ग्राफ की फॉर्म में करना है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप एक्स एक्सिस में ले लेंगे फ्लेवर्स, ओके, फ्लेवर्स जो आपके डिफरेंट हैं, जैसे कि वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, एंड वाई एक्सिस पे आप लेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आप लेंगे, ये आपका ओरिजिन है, 0 से शुरू, आपका मैक्सिमम है आपके पास 250। तो आप चाहें तो 50-50 का गैप ले सकते हैं, या फिर आप 100 का भी ले सकते हैं, बट 50 ले लेंगे और मैक्सिमम आपका 250 है, तो 250 तक आप जाएंगे। नेक्स्ट आपको ये सभी में क्या करना है, बार ग्राफ आपको बनाने हैं, राइट। तो इन्हें आप खुद से करेंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। Pie chart is another way of representing data. It is also called pie diagram. In a pie chart, we represent different items of data with the help of sectors of a circle. Pie charts are often used by media and organization to represent their data. अब pie chart भी एक आपका दूसरा मेथड है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको जनरली यूज़ करते हैं आपके मीडिया वाले लोग या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये आपका एक्चुअली सर्कल की फॉर्म में होता है, उसमें आपके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाई चार्ट। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाई चार्ट वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। Calculate the central angle for each component using the given formula. Central angle of a component, value of the component upon total value into 360. सबसे पहले आपको central angle निकालना होगा जिसकी आपको formula given है. Draw a circle of convenient radius. Draw a horizontal radius. Starting with the horizontal radius, draw radii making central angles corresponding to the values of the respective components. आपको circle बनाना है, आप किसी भी radius का बना सकते हैं, okay? और उसके बाद आपका जो radius है that should be horizontal radius, right? Now color each sector with different colors. उसके बाद आप different sectors जो आपको दिए गए होंगे उनको color करेंगे. तो चलिए example के through समझते हैं. आपको दिया गया है percentage of expenditure of a company you under different heads, right? जैसे कि heads of ये है आपके heads of expenditure percentage. Salary 40%, conveyance 10%, machine 25%, rent 20% and others 5%. अब इस information को हमें किस में represent करना है, पाई चार्ट में. तो देखिए सबसे पहले आपको central angle निकालना है, right? आपके पास given क्या था? Value of the component upon total value. Okay? So total value, what is the total value? आप इनको अगर प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा टोटल. ओके तो आप निकालिए परसेंटेज आपके पास 40 है तो 40 अपॉन 100 इंटू 360. ओके 0 0 गोज 5 7 एंड 5 2 तो आपके पास आ जाएगा 144 डिग्री. इस तरह से आपने सेंट्रल एंगल निकालना है. नेक्स्ट आपके पास है 10 तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा 10 by 100 into 360. 0 0 goes 0 0 आपके पास आ गया 36 डिग्री. तो इस तरह से जब आप सेंट्रल एंगल्स निकालेंगे तो आपके ये आ गए. ठीक है अब आपको कैसे करना है देखिए सबसे पहले है आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. राइट सैलरी का परसेंट आता है 144 डिग्री. इसके बाद आपका कन्वेंस है 36 डिग्री का एंगल, मशीन्स 90 डिग्री, रेंट 72 डिग्री एंड अदर्स आपके 18 डिग्री. ओके तो देखिए अब आप क्या करना है इस तरह से आप इसे एंगल्स इसमें आप ड्रॉ कर देंगे. राइट रीडिंग अ पाई चार्ट. फॉर रीडिंग अ पाई चार्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब रीड कैसे करना है हमने ड्रॉ कर लिया, अब रीड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं.
A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Given pie chart shows the findings of this survey. एक आपको पाई चार्ट दिया गया है कि यंग लोग जो है किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, राइट? इसमें देखिए लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं 40%, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10% एंड फोक आपका है 30%. From the pie chart, answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं तो कितने लोगों को सर्वे किया गया? देखिए क्लासिकल म्यूजिक आपके कितने हैं? 10%. कितने लोग हैं? आप निकालेंगे 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20. 10 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल्स टू 20. तो x आपके कितने आ जाएंगे? 200, यानी कि 200 लोगों को सर्वे किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which type of music is liked by the maximum number of people? कौन से म्यूजिक को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? वो देख के बता सकते हैं आप. लाइट म्यूजिक. नेक्स्ट इज इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीरीज, हाउ मेनी सीरीज ऑफ ईच टाइप वुड इट मेक? अगर एक कैसेट कंपनी जो है 1000 सीरीज बनाती है तो हर टाइप का वो कितना बनाएंगे? आप निकाल लेंगे. जैसे कि क्लासिकल 20% ऑफ 1000, लाइट म्यूजिक 40% ऑफ 1000, राइट? इसी तरह से फोक 30% ऑफ 1000. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ स्कूल गर्ल ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे. ये जो डेटा है आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ आवर्स एक स्कूल गर्ल स्पेंड कर रही है डिफरेंट एक्टिविटीज पे वर्किंग डे के दिन, राइट? जैसे कि स्कूल 7 नंबर ऑफ आवर्स यानी 7 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 2 आवर्स, स्लीप 8 आवर्स एंड अदर्स. तो आपको पाई चार्ट बनाना है. सबसे पहले आप सेंट्रल एंगल निकालेंगे. सबसे पहले आप इन्हें टोटल कर लीजिए. कितने हैं? 7 + 4 11 + 2 13, 13 + 8 21 + 3 24. तो टोटल आपका आ गया 24. तो चलिए सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं. सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? 7/24 इंटू 360. अब आप इसे 12 से कट कर सकते हैं. 30. ओके. 15 7 आपका होता है 105 डिग्री, राइट? नेक्स्ट है आपका 4/24 इंटू 360. 4 1 4 6 6 6 60 डिग्री. नेक्स्ट आपका आएगा 2/24 इंटू 360 2 12 एंड 30 डिग्री. तो इस तरह से आपने सेंट्रल एंगल्स निकालने हैं और उसके बाद आपने उसे ड्रॉ करना है, राइट? तो सभी क्वेश्चंस में आपने इसी तरह से करना है. तो इसे आप खुद से करेंगे. Next is probability. Probability is defined as a chance of happening an event in uncertain circumstances. Remember that probability neither be negative or less than 0 nor be greater than 1. देखिए probability का मतलब क्या होता है कि chance of happening, कि कोई जो इवेंट है उसकी चांस ऑफ हैपनिंग क्या है उस अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस में. तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है ना तो वो नेगेटिव होता है, ना ही वो 0 से कम होता है और ना ही वो 1 से ज़्यादा होता है. टर्म्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. Experiment. An experiment is a situation which can lead to one result or number of possible results. For example, tossing a coin is an experiment as this can result in either getting a head or a tail. जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो एक्चुअल में वो एक एक्सपेरिमेंट है. इसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. Random experiment. An experiment is called a random experiment if all its possible outcomes are known but the result cannot be predicted in advance. Performing a random experiment is often referred as a trial. देखिए आपका random experiment को हम trial भी कहते हैं, यानी एक experiment जिसमें आपके क्या होता है कि आपको possible outcomes तो पता है कि क्या होंगे but आपको result नहीं पता है. जैसे tossing a coin or throwing a dice. जैसे आप coin को toss करते हैं, आपके पास या तो head आएगा या tail आएगा, right? इसके outcomes हैं but result क्या आएगा वो हमें नहीं पता. जैसे आपका डाइस है, डाइस के आउटकम्स होते हैं टोटल 6 1 2 3 4 5 6. वी नो द आउटकम्स बट व्हाट विल बी द रिजल्ट दैट वी डू नॉट नो. आउटकम, द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम. जो ट्रायल का रिजल्ट होता है वो आपका आउटकम है. फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन वी ईदर गेट हेड और टेल, देयरफॉर हेड और टेल आर 2 पॉसिबल आउटकम. सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स. देखिए जैसे ही आपके पास कुछ दिए गए एक्सपेरिमेंट्स, जैसे टॉसिंग अ कॉइन मैंने आपको बताया, इसके 2 आउटकम्स होते हैं, ईदर हेड और टेल. 2 कॉइन्स को आप साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो क्या आएगा आपके पास? इसके आउटकम्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे. या तो आपके पास आएंगे दोनों हेड या फिर हेड और टेल, या टेल और हेड या फिर दोनों ही टेल. सो टोटल आउटकम्स हियर आर
5. थ्रोइंग अ डाइस, देखिए डाइस जब आप फेंकते हैं तो उसमें आपके पास क्या आउटकम्स आते हैं, जैसे इवन नंबर आपके होते हैं 2, 4, 6, ऑड होते हैं आपके 1, 3, 5, राइट. इवेंट, द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट. इवेंट का मतलब क्या है कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट ई बी एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इज डिफाइंड एज. प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, देखिए इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. Equally likely outcomes of an event are called equally likely if they have same chances of happening. For example, if a coin is thrown, then there are equal chances of getting a head or a tail. So getting head or tail are equally likely outcomes. Equally likely outcomes का क्या मतलब है, जैसे कि आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, राइट, तो इक्वल चांसेस हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी टेल आएगा तो 1 टाइम आएगा और आपका हेड आएगा तो भी वो 1 टाइम आएगा. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. 2 events are called independent events if happening or not happening of an event doesn't affect the happening or not happening of the other event. For example, if a coin and a dice thrown simultaneously, then getting a head or tail and getting any of the 6 numbers are independent events. Mutually exclusive events. Outcomes are said to be mutually exclusive if any of these outcomes rules out the possibility of the other. For example, when a coin is tossed once and head comes, then it rules out the probability of getting tail. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. A bag contains 9 red and 5 blue balls. They are mixed thoroughly and 1 ball is drawn at random. Find the probability of getting a red ball, a blue ball. देखिए 4 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, यानी आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके पास 4 + 5 यानी कि 9. तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास रेड बॉल आए. देखिए हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 4, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास कितने आएंगे, 4/9. इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी ये है, राइट. और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपके पास पता है 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/9. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. एक डाइस को थ्रो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी ऑड नंबर. देखिए ऑड नंबर आपके पास उसमें होते हैं 1, 3 and 5 एंड टोटल आउटकम्स आपके होते हैं 6, तो 3/6, इसको हाफ भी कर सकते हैं आप. नेक्स्ट है प्राइम नंबर. सो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 2, 3, 5 यानी 3, 3/6 अगेन हाफ. नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन सा नंबर है, 5 and 6. सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/6, और इसको कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3. ओके. Keep in mind, a deck of playing cards has 52 cards. It has 4 suits called spades, clubs, diamonds and hearts. Each suit has 13 cards. Cards of spades and clubs are black. Cards of diamonds and hearts are red. In each suit, 3 face cards are there, that is king, queen and jack. Hence, there are 12 face cards in total. देखिए आपके पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, एक्चुअली उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके 4 सूट्स होते हैं, उनके नेम हैं स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हर्ट्स. इनकी शेप बना के भी दे रखी है, राइट. और हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. जो कार्ड्स हैं स्पेड्स एंड क्लब्स के वो ब्लैक होते हैं, डायमंड्स एंड हर्ट्स वाले जो आपके कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं. इसके अलावा उसमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, यानी कि टोटल आपके हो गए 12 फेस कार्ड्स इन टू. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. डिफाइन एक्सपेरिमेंट आउटकम, इसे आप खुद से डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट है इन अ लकी ड्रॉ देयर आर 10 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स. अ टिकट इज चूजन एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज. एक लकी ड्रॉ में 10 प्राइजेस हैं, 20 ब्लैंक्स है. एक टिकट जो है रैंडमली चूज करनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज आएगा. देखिए सबसे पहले टोटल आउटकम्स आपके पास है 30, राइट, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास प्राइज ही आएगा, तो 10. इसके बाद आप इसे कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3. ओके. बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे. Overview. A bar graph is a pictorial representation of the numerical data using bars of uniform width and varying heights. A histogram is a pictorial representation of grouped data. Probability is defined as a chance of happening an event in uncertain circumstances. Probability of an event always lies between 0 and 1. 2 events are called independent events if happening or not happening of an event doesn't affect the happening or not happening of the other event. देखिए आपकी जो probability होती है एक्चुअली ये 0 and 1 के बीच में होती है, और 2 इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग उस इवेंट का इफेक्ट नहीं करेगा हैपनिंग और नॉट हैपनिंग अदर इवेंट का.
Outcomes are said to be the mutually exclusive if any of these outcomes rules out the possibility of the other. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.